का हिस्सा हो जाना चाहिए। अब आप पूछेंगे जी कौन सा गुड़ खाएं? बाजार में कई तरह के गुड़ हैं। एक गुड़ है जो बहुत गोरे रंग का होता है, सफेद सफेद होता है। जो गुड़ का रंग जितना ज्यादा साफ वो उतना ही बड़ा जहर। आप कहेंगे जी ये गुड़ तो बहुत ही बढ़िया, एकदम सफेद। ये सफेद रंग के चक्कर में हम बर्बाद हो गए। जब से अंग्रेज आए ना, हमारे दिमाग में भूत घुस गया। हर चीज हमें गोरी चाहिए, हर चीज गोरी, हर एक रंग सफेद चाहिए। हाँ, मैं रविवार का अखबार जब पढ़ता हूं ना तो मैट्रिमोनियल कॉलम्स आते हैं, सबको गोरी पत्नी चाहिए, भले चाहने वाला चिक्कट काला हो उसको गोरी ही चाहिए। भागवत जी कहते हैं कि प्रकृति में, आप इसको ध्यान से सुनिए, प्रकृति में जिन चीजों का रंग जितना ज्यादा सफेद है वो उतनी ही आपके लिए अनुकूल नहीं है। इसको ध्यान से समझिए। प्रकृति में जिन चीजों का रंग जितना ज्यादा सफेद है वो आपके अनुकूल नहीं है। उदाहरण के लिए भैंस का दूध बहुत सफेद है, वो पहलवान के लिए है, आपके लिए नहीं है भैंस का दूध। और गाय का दूध एकदम पीला है, पीला, सफेद नहीं है गाय का दूध, वो अनुकूलता ज्यादा है। तो प्रकृति में गन्ना है ना, गन्ने का रस कभी भी सफेद नहीं होता, आपने तो देखा है ना अच्छे से। गन्ने का रस तो हरा हरा ही होता है, फिर ये सफेदी कहां से आई? मैं आपको बहुत विनम्रता पूर्वक कहता हूं, ये सफेदी आती है निरमा वॉशिंग पाउडर से। और ज्यादा सफेदी आती है एरियल से, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का एरियल। और आपको अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो आप कभी विश्वास करें या न करें, लेकिन सच यही है कि गुड़ बनाने वाले आपका जो सफेदी का लालच है ना, सफेदी के प्रति आपका मोह, उसको ध्यान में रखते हुए इतना निरमा डालते हैं, इतना वॉशिंग पाउडर उसमें डालते हैं गन्ने के रस में कि वो गुड़ का रंग ही बदल जाता है। तो ये सफेद गुड़, एकदम व्हाइट कलर का गुड़, ये तो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खराब है। इसको तो गलती से भी छूइए मत। तो फिर आप कहेंगे जी गुड़ कौन सा अच्छा है? गुड़ का जो नेचुरल कलर है वो वही है जो चॉकलेट का होता है। चॉकलेट आपने देखी है, जिस रंग की चॉकलेट है रंग वही गुड़ का सबसे अच्छा। तो गुड़ खरीदते समय ध्यान रखिए, तांबई कलर का, जिसको हम कहते हैं तांबई कलर, कॉपर कलर का जो गुड़ है वो दुनिया का सबसे अच्छा गुड़ है। तो गुड़ जब लाएं खरीद कर खाने के लिए तो दुकान वाले को बोल कर लाइए कि भाई हमको ये सफेद वाला नहीं चाहिए। तो कहेगा कौन सा चाहिए? तो वो जो काला काला सा, थोड़ा चॉकलेटी कलर का, गहरे लाल रंग का, वो दे दो। तो वो भी है उसके पास, वो अंदर रखता है, क्योंकि वो उसे मालूम है आप लेने वाले हैं नहीं उसे, तो वो अंदर रखता तो है। आप जब मांगोगे तो वो वही लेके आएगा। ये गुड़ जहां से भी बनकर आ रहा है वहां फिर संदेशा जाएगा, ये सफेद बंद कर दो, कोई मांग नहीं रहा, कोई ले नहीं रहा, सबको अब वही चाहिए। तो गुड़ की सप्लाई बदल जाएगी, ये गुड़ ही खाए। अब मैं जो और गहरी बात पे जा रहा हूं, भागवत जी कहते हैं कि दुनिया में गुड़ के अतिरिक्त जो मिठाइयां हैं, गुड़ के अतिरिक्त, वो आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है। अब गुड़ के अतिरिक्त मिठाई में जरा चले तो क्या है? चीनी। आज के समय में, भागवत जी के समय चीनी नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस पर कोई सूत्र नहीं लिखा, क्योंकि उन्हें कोई कल्पना भी नहीं थी कि चीनी बना लेगा आदमी। अब ये चीनी बहुत खराब है। चीनी और गुड़ का एक ही रॉ मटेरियल है, आप जानते हैं। गन्ने के रस में से ही चीनी बनती है और गन्ने के रस में से ही गुड़ बनता है। बस दो अलग अलग सभ्यताओं का इसमें फर्क है। एक है सभ्यता यूरोप और अमेरिका की, जहां से चीनी आई, और दूसरी सभ्यता है भारत की, जहां से गुड़ आया। एक ही रॉ मटेरियल है, एक ही रॉ मटेरियल है। चीनी बनाने के लिए भी गन्ने का रस ही लगता है, गुड़ बनाने के लिए भी गन्ने का रस ही लगता है। और थोड़ा सा आगे बढ़े कि एक ही रॉ मटेरियल है गेहूं का आटा, जिससे रोटी भी बनती है, पूड़ी भी बनती है, पराठा भी बनता है, उसी से पाव रोटी भी बनती है और डबल रोटी भी बनती है। ठीक है, सभ्यताओं का अंतर है, रॉ मटेरियल सेम है। गेहूं का आटा वो हिंदुस्तान में भी है, वो अमेरिका में भी है, वो कनाडा में भी है, वो भारत में भी है, लेकिन वो गेहूं के आटे से बनाते हैं पाव रोटी और डबल रोटी। हम गेहूं के आटे से बनाते हैं रोटी, पूड़ी या पराठा या आदि आदि बहुत सारी चीजें। अंतर क्या है जी? अंतर प्रोसेस का है, प्रक्रिया का अंतर है।
प्रक्रिया का अंतर है। रॉ मटेरियल सेम है, एंड प्रोडक्ट भी सेम है, खाए जाने के लिए बन रहा है, लेकिन प्रक्रिया अलग अलग है। वो रोटी बनाएंगे तो पहले आटे को सड़ाएंगे, फर्मेंट करेंगे, और आटे को सड़ा सड़ा के पुराना पुराना कर करके फिर उसमें से पाव रोटी ही बनेगी। रोटी तो बन नहीं पाएगी, क्योंकि आटे के फर्मेंटेशन के बाद रोटी बनना मुश्किल होता है। और हम आटे को पानी में गूंदेंगे और तत्काल उसकी प्रक्रिया करके रोटी बना लेंगे। वो प्रक्रिया नहीं कर पाते, क्योंकि उनको कोई सिखाने वाला नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई कॉलेज नहीं। इसी तरह से उनके यहां शक्कर में होता है कि गन्ने के रस को, कई देशों में गन्ना उत्पन्न होता है, ब्राजील में, मैक्सिको में वगैरह वगैरह, तो वो गन्ने के रस को प्रोसेस करते करते चीनी बना लेते हैं। हम चीनी की तरफ नहीं गए, हमने गुड़ ही बनाया, क्योंकि चीनी बनते ही, अब आप ध्यान देना जो मैं कहने जा रहा हूं, चीनी बनते ही फास्फोरस खत्म होता है। चीनी बनते ही फास्फोरस खत्म होता है, और आपको चाहिए फास्फोरस कफ का शमन करने के लिए। अब वो है ही नहीं चीनी में, तो आप जो चीनी खा रहे हैं वो जिस उद्देश्य के लिए खा रहे हैं वो पूर्ति ही नहीं होती। और चीनी एक ऐसा केमिकल है, अगर मैं ब्लैक बोर्ड लेके चौक पे समझाना शुरू करूं तो समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन अंतिम बात आप जल्दी समझ जाएं। चीनी जब आपके शरीर में जाती है और ये टूटती है, हर चीज अंदर जाके टूटती है माने पचती, तो इसके सबसे अंत में जो बनता है वो एसिड है। और गुड़ जब शरीर में जाता है और टूटता है तो इसके सबसे अंत में जो बनता है वो क्षार है। अब मैंने आपसे थोड़े दिन पहले कहा था, पता नहीं याद है कि नहीं, पेट में हमेशा अम्ल है, ठीक है। अब पेट में तो अम्ल पहले से है ही, प्रकृति का दिया हुआ। आपने चीनी खाई, चीनी में से भी अम्ल ही निकला, तो अम्ल तो बढ़ गया ना जरूरत से ज्यादा। और ये बढ़ा हुआ अम्ल अगर पेट में आपके है तो ये खून में भी जाएगा, आप इसे रोक नहीं सकते, क्योंकि पेट में जो है वो खून में भी जाएगा। और खून में अम्ल बढ़ता ही गया। रोज आपने 1 चम्मच चीनी खाई, 2 चम्मच चीनी खाई, 3 चम्मच चीनी खाई, हर दिन उसमें से अम्ल निकल रहा है, और पेट का अम्ल भी उसमें जुड़ रहा है, फिर निकल रहा है, फिर जुड़ रहा है, फिर निकल रहा है। फिर 10 साल का हिसाब निकालो, 20 साल का निकालो, 30 साल का निकालो, आपका दिमाग घूम जाए। रोज का अगर 2 चम्मच चीनी का हिसाब जोड़ो, वैसे तो जो 2 चम्मच से ज्यादा ही रहती है एक आदमी की जिंदगी में चीनी। दूध में भी चीनी लेते हैं, चाय में भी चीनी लेते हैं, 2 चम्मच रोज की। 2 चम्मच माने हो गई लगभग 10 ग्राम के आसपास। तो 10 ग्राम चीनी रोज की, 1 साल में कितनी, 10 साल में कितनी, 30 साल में कितनी, 40 साल में कितनी, हिसाब निकालोगे ना तो मरते समय तक 1 बोरा चीनी तो कोई भी खा लेता है, 100 किलो तक। अब इतनी चीनी खा के जो एसिड बनेगा वो कहां जाएगा? बेचारा आपका किडनी जितना निकाल सकता है वो निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन सब नहीं निकाल पाया, तो ये रक्त में ही रहेगा। और यही एसिड है जो वात के रोग आपको पैदा करेगा। तो इसलिए चीनी और गुड़ एक ही चीज में से बनने वाली 2 मीठी वस्तुएं हैं, लेकिन गुड़ में क्या है, गुड़ जब आप खाएंगे, फास्फोरस किसी भी चीज में रहे क्षारपण ही रखता है वो उस चीज को, माने उसमें एल्कलाइन की प्रॉपर्टी ही रहती है। तो गुड़ कितना भी खाएंगे क्षार ही बनेगा, और वो क्षार पेट के अम्ल को बैलेंस करता रहेगा, तो पेट की अम्लता बढ़ने नहीं पाएगी, तो जिंदगी आपकी सुखद और निरोगी होती जाएगी। अब इसको और एक तरीके से समझाता हूं। गुड़ और चीनी पे जब हमने एक्सपेरिमेंट किए तो पता चला चीनी को पचाने के लिए पूरे शरीर को वैसी ही ताकत लगानी पड़ती है जैसी ठंडे पानी को पचाने के लिए लगती है। पूरा शरीर झुक जाता है, तब चीनी जाके पचती है, और सबसे देर में पचती है। आपने जो दाल खाई है वो पच जाएगी, गेहूं पच जाएगा, चना पच जाएगा, मटर पच जाएगी, चीनी सबसे अंत में जाके पचेगी, और उसको पचाना पड़ता है। लेकिन गुड़ दुनिया में ऐसी अद्भुत चीज है जो बनाई हिंदुस्तानियों ने, कि गुड़ सबको पचा देता है। गुड़ तो सब चीज को पचा देता है, चीनी को पचाना पड़ता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? गुड़ हर चीज को पचा देगा, खुद ताकत लगा देगा। आपने गुड़ के साथ कुछ भी खाया है वो सब चीजें गुड़ पचा देगा, लेकिन चीनी को पचने के लिए पूरी ताकत लगती है। तो चीनी जब पचेगी तो दूसरी चीजों को तकलीफ कर देती है। तो इसलिए बेहतरीन है कि गुड़ खाइए, जिंदगी भर कफ के रोग आपको नहीं आएंगे। फिर अंत में वही सवाल, मिलता नहीं जी,
ये रोना बंद कर दीजिए। दुनिया में हर चीज मिलती है, जहर भी है, अमृत भी है, आपको क्या चाहिए? और आज की दुनिया है ना, आज की दुनिया माने आज का मार्केट, माने आज की इकोनॉमिक्स, वो बायर्स इकोनॉमिक्स है, कंज्यूमर्स इकोनॉमिक्स है। बायर्स मार्केट है, कंज्यूमर मार्केट है। माने जो ग्राहक मांग करेगा वही चीज बाजार में टिकेगी, ग्राहक मांग ही नहीं करेगा तो वो टिकने वाली ही नहीं है। तो आप मांग करना शुरू करो, जी गुड़ चाहिए, गुड़ चाहिए, गुड़ चाहिए, तो आप में से ही कई लोग खड़े हो जाएंगे, बोलो कितना चाहिए। मैं कोल्हापुर जाके आता हूं, गुड़ वाले से बात करके आता हूं, हमारा गुड़ जो है हमें सफेद नहीं चाहिए, हमें तो वो वाला गुड़ चाहिए जो काला का। कोई कहेगा मैं बिहार जाके आता हूं, गुड़ वाले से बात। जहां जहां गुड़ बनने के बड़े केंद्र हैं, बिहार बहुत बड़ा केंद्र है, गन्ना होता है, कर्नाटक में बहुत गन्ना है, महाराष्ट्र तो गन्ने का सबसे बड़ा केंद्र है हिंदुस्तान में। आपका महाराष्ट्र आपके बॉर्डर पे ही है, आंध्र प्रदेश में बहुत गन्ना है, तमिलनाडु में भी गन्ना है, कई इलाके तमिलनाडु में गन्ने के। जहां जहां गन्ना होता है वहां गुड़ बन सकता है। आप गुड़ बनाने वाले को बस संपर्क कर लीजिए कि देख भाई, तू इसमें वॉशिंग पाउडर मत डालना, तू इसमें वॉशिंग पाउडर मत डालना, लगे तो 2 रुपए किलो ज्यादा ले लेना। तो वो जो 2 रुपए किलो का लालच है वो ही उसको ईमानदार बना देगा। आप ले लो उससे। वो कहता है जी मेरा गुड़ 15 रुपए किलो, आपको मैं 17 रुपए किलो ले लूंगा, तुम इसमें ये जहर मत डालना। और वो 2 रुपए किलो आपने जो ज्यादा दिया वो जिंदगी के लिए कोई घटिया सौदा नहीं है, बहुत फायदे का सौदा है। तो गुड़ बनाने वाले इस देश में आज भी हजारों की, लाखों की संख्या में है, गांव गांव में है। आप उनसे संपर्क कर लीजिए और कोई एक गुड़ का केंद्र ही शुरू कर दीजिए। आपके आपस में सब लोगों को, जितने कम से कम 500-700 लोग यहां बैठे हैं, इतने घरों के लिए गुड़ आ सकता है, जरूरत के हिसाब से आपको उपलब्ध हो सकता है। तो ये मत कहिए कि मिलता नहीं, हर चीज इस देश में मिलती है, छोटे छोटे गांवों में भी उपलब्ध है। कुछ लोग गुड़ खाइए, कुछ लोग काकवी खाइए, माने जिसको राब कहते हैं। जितना जाड़े का समय है ना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक राब भरपूर खा सकते हैं। दही में राब खाइए, दूध में राब खाइए, हलवा राब का बनाइए, गुड़ का हलवा बनाइए, गुड़ दही में खाइए, गुड़ दूध में खाइए। अब गुड़ को दूध और दही में खाने का नियम है, वो बागभट्ट जी कहते हैं। वो कहते हैं जी दही में मिला के गुड़ खाया जाए, दही में मिला के गुड़ खाइए, दूध में गुड़ कभी मत मिलाइए, दूध में गुड़ कभी मत मिलाइए, दही में मिला के खाइए। तो दूध में कैसे खाएंगे जी? दूध में ऐसे खाएंगे कि पहले गुड़ खा लीजिए, पीछे से दूध पी लीजिए, या दूध पी लिया, पीछे से थोड़ा गुड़ खा लीजिए। दूध में गुड़ मिला नहीं सकते, और दही में कभी भी बिना मिलाए मत खाइए। आप में से कोई बिहार वाले हैं ना, तो वहां पर एक बहुत बढ़िया व्यंजन मिलता है, उसका नाम है दही चूड़ा। दही चूड़ा ही कहते हैं, चूड़ा। ये मिथिला में मैंने खाया और ऐसा अद्भुत है जो दुनिया में शायद कहीं ना हो। मिथिला में, मिथिला माने एक एरिया है बिहार का, करीब 8-10 जिले उसमें आते हैं। उन जिलों में जब भी आप जाएं तो मेहमान को वही परोस के लाते हैं। तो मैं भी मेहमान जैसा ही रहता हूं, तो मुझे हर घर में दही चूड़ा मिलता है। तो वो दही डाल के लाते हैं, ऊपर से गुड़ डाल के लाते हैं, दही के ऊपर गुड़ रहेगा। तो मैंने कई बार कहा कि अलग प्लेट में गुड़ ले आओ, तो कहते नहीं नहीं, आपको फिर खाना नहीं आता दही चूड़ा। तो पहले मुझे सच में नहीं मालूम था। अब जब ये मुझे पता चला बागभट्ट चिकित्सा का, तब मेरी अकल में आया कि वो सब बागभट्ट के चेले हैं, दही में गुड़ मिला के पहले से ही चिवड़ा पे रख के लाते। तो दही में गुड़ मिला के ही खाइए। अगर आप दही खा रहे हैं तो गुड़ मिला के ही खाइए। तो दही के कई दोष जो आपके लिए अनुकूल नहीं है वो भी खत्म हो जाते हैं। और दूध में गुड़ कभी भी मत मिलाइए। एक जगह तो वो ये कहते हैं कि दूध खाली पी लीजिए, गुड़ आगे पीछे खा लीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। तो गुड़ खाइए, मेरा कहने का मतलब ये है। अब गुड़ के कितने प्रिपरेशन है हमारे घर में? गुड़ का, तिल का प्रिपरेशन एक है, तिल पट्टी कहते हैं, गजक। तो भरपूर गजक खाइए। क्यों खाइए जी? तिल है और गुड़ है। गुड़ में जो केमिकल है ऑर्गेनिक, तिल में लगभग वही सब है जो गुड़ में है। तिल भी क्षारीय है, गुड़ भी क्षारीय है, और दोनों क्षारीय चीजें खाएंगे तो पेट के अम्ल को बैलेंस करती रहेंगी। तो तिल गुड़ रोज खाइए, माने तिल की पट्टी बनाइए, गजक बनाइए, नहीं तो तिल का लड्डू बनाइए, गुड़ के साथ बनाइए। फिर इसी तरह से मूंगफली है, मूंगफली भी क्षारीय है और गुड़ भी क्षारीय है। तो मूंगफली और गुड़ मिला के वो पट्टी आती है, वो खाइए, बच्चों को खिलाइए।
और आपके पास जो भी प्रिपरेशन है, गुड़ तिल के, गुड़ मूंगफली के, वो सब बनाइए। और ये जो 3-4 महीने हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक भरपेट खाइए, भरपूर खाइए, क्योंकि इस समय आपके शरीर को इन्हीं की जरूरत है। तो कफ जिंदगी से बहुत दूर रहेगा। तिल खा रहे हैं, गुड़ खा रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, कफ बढ़ने की बिल्कुल संभावना नहीं। तो जिंदगी में कफ के रोग आने की संभावना नहीं। अब जानते कफ का सबसे खराब रोग क्या है? मोटापा। मोटापा कम करना है तो भरपेट गुड़ खाइए, भरपेट तिल खाइए, भरपेट मूंगफली खाइए, मोटापा भी कम हो जाएगा। हाँ, आपको डर है ना, तिल खाएंगे जी उसमें से तेल है। तेल तो है तिल में, लेकिन वो HDL वाला, LDL वाला नहीं है, VLDL। ये मोटापा जो है ना, वो VLDL और LDL का चक्कर है। HDL जैसे ही बढ़ेगा, मोटापा अपने आप कम होगा, पेट अंदर ही जाएगा। आप में से कोई भी मेरे कहने पर 3 महीने एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। तिल चबा चबा के खाइए, खाने के बाद 3 महीने के बाद वजन नापेंगे, 8-10 किलो कम मिलेगा, कम से कम इतना कम मिलेगा। खाना खाया, खाने के बाद आप सौंफ खाते हैं ना, सौंफ की जगह तिल खाइए। और काला खाया तो और ज्यादा वजन कम मिलेगा। काला तिल एक है सफेद, काले की गुणवत्ता सफेद से भी ज्यादा है। लेकिन ये इन्हीं 4 महीनों में, गर्मी में अगर आपने यही तिल खाया तो प्रॉब्लम आएगी। भागवत जी कहते हैं कि तिल खाने का सबसे अच्छा समय वही है जो आज चल रहा है। ये फरवरी तक चलेगा। तो फरवरी तक, और कभी बहुत ज्यादा लिबरल हो तो होली के दिन तक वो कहते हैं तिल खाने का समय है। होली होते ही तिल कम करिए या खत्म करिए। फिर कुछ और चीज आएगी, वो क्या आएगी वो मैं बता दूं। लेकिन आप ये करके देख लीजिए, 4 चीजों को ज्यादा उपयोग आप करेंगे, वजन आपका कम होता जाएगा, पेट का अम्ल कम होता जाएगा, घुटनों के अंदर का जो कई बार कहते हैं ना डॉक्टर, यूरिक एसिड जमा हो गया जी, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्या है? अम्ल ही तो है। तो ये यूरिक एसिड आपको कम करना है, तो गांठ के सब जो माने जोड़ों के दर्द आपको कम करने हैं, तो इनके लिए ये सब चिकित्सा बताई है। तिल है, गुड़ है, और मैंने एक चीज बोली थी कि अगर आप जैन नहीं हैं तो शहद है। शहद में भागवत जी कहते हैं छोटी मधुमक्खी का शहद, बड़ी का नहीं। तो शहद लाएं तो उसको पूछ लीजिए। तो एक हिस्सा हो गया कफ का। अभी दूसरा पित्त का हिस्सा। पित्त का हिस्सा बहुत क्लियर है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि घी ज्यादा खाएंगे पित्त आपका हमेशा सम रहेगा। और ज्यादा घी खाने का जो समय है वो बारिश के दिनों में और ये जो गर्मी के दिन होते हैं ना, उस समय घी ज्यादा खाइए ताकि पित्त को कंट्रोल करके रखे। और वात के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं, शुद्ध से। अभी ये जितनी बात है आप सोचो कितनी सरल है। बस हमें अपनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव करना है। जीवन शैली में बदलाव से पहले मन में संकल्प लेना है कि जी हम तो ऐसे ही चलेंगे, दुनिया जिधर जाए जाए, हमें उससे मतलब नहीं, हम तो ऐसे चलेंगे। तो ये 3 चीजें अगर आपने देख ली तो बहुत अच्छा है। अब थोड़ा आगे चलें। अब और दूसरी चीजों पे मैं चलता हूं कि और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके आसपास हैं और आपके वात पित्त कफ तीनों को सम पे लाने में मदद कर सकती है। ये तीनों समभाग में रहें तो अच्छा होता है। और कौन कौन सी चीजें हैं? तो भागवत जी कहते हैं रसोई के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, सब वहीं है। भागवत जी ने एक सूत्र लिखा है, दुनिया का सबसे बड़ा औषधि केंद्र हमारा रसोई घर है। सबसे बड़ा औषधि केंद्र रसोई घर है। अब दुर्भाग्य से हम रसोई में जिनको मसाला कहते हैं ना, मसाला, वहां मसाला कुछ नहीं है, सब औषधि है। मसाले का और औषधि का अंतर मालूम है? ये मसाला तो शब्द ही भारत का नहीं है, पहले तो ये बता दूंगा। ये अरबिक शब्द है, फारसी से अरबी में आया, अरबी से हमारे घुस गया, हिंदी में और जगह जगह घुस गया। ये विदेशी आए तो ये शब्द भी आया। हिंदुस्तान में 17वीं 18वीं शताब्दी का साहित्य जब मैं पढ़ता हूं तो जब तक मुगलों का राज्य रहा तब तक मसाले शब्द का बहुत उपयोग है। मुगलों के राज्य के पहले एक भी जगह किसी भी शास्त्र में मसाला नहीं है। चरक संहिता पढ़ी मैंने, कहीं भी मसाला नहीं है उसमें। सुश्रुत में कहीं मसाला नहीं है, भागवत की कहीं मसाला नहीं है।
पुराने जितने लेखक हुए हैं ना 10वीं शताब्दी के पहले के, कहीं भी किसी ने मसाले शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। हर जगह है तो औषधि है, औषधि औषधि, जीरा औषधि, धनिया औषधि, ये औषधि के रूप में है। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं रसोई घर की औषधियों की, ये सब आपके चिकित्सा के लिए है। अब मुझे समझ में आता है कि हमारे पुराने जमाने की माताएं बहनें, जो हमारी दादी हैं, नानी हैं, उन्होंने अपनी अपनी बेटियों को जो कुछ सिखाया, सब्जी बनाना तो क्या क्या डालना, जीरा चाहिए, धनिया चाहिए, हींग चाहिए, मात्रा कितनी कितनी चाहिए, वो सब बड़े वैज्ञानिक और चिकित्सक लोग रहे होंगे। क्योंकि रोज हमारे शरीर में वात पित्त कफ की स्थिति सम और असम होती रहती है। आप जानते हैं सुबह जो है ना वात ज्यादा होता है शरीर में, सुबह सुबह, दोपहर को पित्त ज्यादा होता है, शाम को कफ ज्यादा होता है। तो ये पूरे 24 घंटे में ऊपर नीचे होता रहता है। तो 24 घंटे में जो वात पित्त कफ ऊपर नीचे होता रहता है, तो सब्जियों में उसी के हिसाब से औषधियां डाली जाती है। जैसे दोपहर की सब्जी बने, दोपहर की, तो मेरी दादी को मैंने देखा था कि दोपहर की सब्जी बनाएगी तो अजवाइन जरूर डालेगी उसमें, और वही सब्जी रात को बनाती थी तो अजवाइन नहीं डालती थी। तो एक दिन मैंने दादी से पूछा कि यही सब्जी दोपहर को मैंने खाई तो इसमें अजवाइन थी, शाम को खाई तो नहीं, क्यों? तो उसने उत्तर तो नहीं दिया। तो उसने कहा मेरी मां ने ऐसा सिखाया। बस बात खत्म हो गई। अब उस समय मैं भी मान लिया कि ठीक है, उसकी मां ने सिखाया। अब जब मैंने काम शुरू किया ये चिकित्सा पर, तब मेरे समझ में आया कि अजवाइन जो है पित्तनाशक है। घी के बाद, देशी गाय के घी के बाद जो सबसे ज्यादा पित्तनाशक दूसरी कोई चीज है तो वो अजवाइन है। और दोपहर को पित्त भड़कता है, आप जानते हैं, और वो स्वाभाविक है क्योंकि खाना खाने के लिए पित्त भड़कना ही चाहिए। तो उस समय अजवाइन डाली जाती है सब्जी में, क्योंकि दोपहर को ही शरीर को अजवाइन की जरूरत होती है पित्त को सम पे लाने के लिए। तो भारत में ज्यादातर माताएं बहनें ये बात जानती हैं कि दोपहर की सब्जी में अजवाइन चाहिए। दोपहर का दही है ना, दही का मट्ठा, उसमें भी अजवाइन का बघार लगता है। दोपहर की जितनी भी चीजें हैं ज्यादातर अजवाइन ग्रस्त होती है या अजवाइन से बनती हैं, क्योंकि पित्त को सम पे रखना है। तो आप सोचो, जो लोग ये कर रहे हैं वो बिना कहे कितना बड़ा काम कर रहे हैं, हमने उसका वैल्यूएशन नहीं किया, ये हमारी मूर्खता। हमारे यहां तो एक बहुत बड़ा दुष्कर्म इस देश में हुआ है। अंग्रेजों के हम गुलाम हो गए, तो सब कुछ हम भूल गए, अपनी चीजें। अंग्रेजों ने जो सिखाया वही हमें याद है। तो हम जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं अंग्रेजों के फॉर्मूले से। जीडीपी निकलता है इस देश का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो मैंने बहुत बार इस देश के अर्थशास्त्रियों से पूछा कि जीडीपी में आप विचित्र विचित्र कैलकुलेशन करते हैं। जैसे भारत की पुलिस है, उस पर जो खर्चा हो रहा है वो जीडीपी का हिस्सा है। अगर चोरियां बढ़ी, डकैतियां बढ़ी, तो पुलिस का खर्च बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा। और प्रधानमंत्री छाती ठोक के कहेगा मेरे जमाने में जीडीपी 10% से ऊपर बढ़ गया, सो व्हाट, पुलिस का खर्च बढ़ गया, माने चोरियां बढ़ गई, डकैतियां बढ़ गई, अत्याचार बढ़ गए, अनाचार बढ़ गए, तो जीडीपी बढ़ गया, तो क्या बड़ी बात है। तो हमारे जो जीडीपी के कैलकुलेशन है बड़े विचित्र हैं। इसमें चोरी हो, डकैती हो, लूट मारी हो तो जीडीपी बढ़ेगा, लेकिन माताएं बहनें घर में जो करती रहती हैं वो जीडीपी में है ही नहीं, कैलकुलेशन ही नहीं है उसका। भारत सरकार कोई कैलकुलेशन नहीं करती कि किसी माँ ने 1 किलो पापड़ बना दिए तो जीडीपी बढ़ा कि नहीं, तो कहते हैं जी मालूम नहीं बढ़ा कि नहीं बढ़ा, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं है। किसी माँ ने दाल की बड़ी बना दी, 5 किलो दाल की, तो जीडीपी बढ़ा कि नहीं बढ़ा। आपका मन क्या कहता है, बुद्धि क्या कहती है, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। किसी ने बड़ी बना दी, किसी ने पापड़ बना दिए, किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने गोंद के लड्डू बना दिए, किसी ने मावे का कुछ बना दिया, तो जीडीपी तो बढ़ ही रहा है, लेकिन हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं उसको, क्योंकि अंग्रेजों के यहां महिलाओं का किया हुआ काम महत्व का नहीं माना जाता। अंग्रेजों के यहां ये जो अंग्रेज जात है ना दुनिया में, ये महिलाओं के किए हुए काम को काम ही नहीं मानती। आपको मालूम है 2000 साल यूरोप में महिलाओं को पुरुषों से हमेशा कम वेतन मिलता रहा, और आज भी है ये कई देशों में। वो मानते ही नहीं कि इनका कोई काम है। क्यों? वो महिलाओं में आत्मा नहीं मानते। हाँ, यूरोप का सबसे बड़ा दार्शनिक है प्लेटो, वो कहता है कि स्त्रियों में आत्मा ही नहीं होती।
आत्मा सिर्फ पुरुषों में होती है, तो स्त्री जो करे वो बेकार है, पुरुष जो करे वो ही अच्छा है। तो उनके यहां से ये कैलकुलेशन हमारे यहां आ गया कि स्त्री कुछ भी करे तो काम ही का नहीं। तो अंग्रेजों का 200-250 साल जो राज चल गया, उसमें हम सब के दिमाग खत्म हो गए, सोचना विचारना बंद हो गया, तो हमने भी वही मान लिया। मैं अब इसको बदलना चाहता हूं और मैं ये समझना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं कि स्त्रियां जो कर रही हैं वो किसी डॉक्टर से कम नहीं है। बस अंतर इतना है कि डॉक्टर को आप फीस देकर उससे एडवाइस ले रहे हैं, हमारी दादी नानी फोकट में वही एडवाइस दे रही है, धनिया खाओ, जीरा खाओ और ये अजवाइन खाओ, आपके पेट की गैस खत्म हो जाएगी। और ये 3500 साल से वैसे का वैसा ही है, अजवाइन खाओ तो गैस खत्म होती ही है। कभी भी आप करके देख लो। आप में से किसी को भी बहुत गैस बनती हो, पेट में एसिडिटी की तकलीफ हो, आज से शुरू कर दो। आप खाना खाया तो उसमें ध्यान रखो अजवाइन ज्यादा रहे, दाल में, सब्जी में, वगैरह वगैरह। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो खाना खत्म करते ही थोड़ी अजवाइन खा लो। अजवाइन ज्यादा तकलीफ ना कर दे, उसका बैलेंस है काले नमक के साथ, तो थोड़ा अजवाइन और काला नमक मिला के हर खाने के बाद खा के देख लो। 3 दिन में ना आपकी गैस बंद हो तो आप जो कहो मैं हारने को तैयार। ये गारंटी मैं नहीं दे रहा हूं, ये गारंटी अजवाइन दे रही है, मेरी गारंटी नहीं है, अजवाइन की गारंटी है। तो वो कहते हैं बागवट जी कि पित्त को सम रखने के लिए हमारे रसोई में घी के बाद जो दूसरी चीज है वो है अजवाइन। अब तीसरी चीज पे आते हैं। पित्त को सम रखने के लिए अजवाइन के बाद जो तीसरी चीज अपने रसोई में है वो है जीरा। जीरा 2 तरह का है, एक सफेद और एक काला, है ना। काला जीरा सफेद से भी अच्छा है। आप एक नियम ध्यान रख लो, मैंने आपसे कल कहा था, जिस चीज का रंग जितना गहरा वो उतनी ही अच्छी, भगवान की बनाई हुई, मनुष्य की नहीं। मनुष्य ने तो पेंट भी बना दिया है, बहुत गहरे रंग का है। भगवान की बनाई हुई हर चीज में ये नियम आप देखना कि भगवान की प्रकृति की बनाई जो चीज जितने गहरे रंग की है उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी है। तो जीरा 2 है, एक सफेद और एक काला। काला जीरा सबसे अच्छा, पित्त को खत्म करने के लिए, सम रखने के लिए। तो आपकी रसोई में एक हो गया घी देशी गाय का, पित्त को खत्म करने। दूसरा हो गया अजवाइन, तीसरा हो गया जीरा, और एक चीज हींग। हींग तो आप सब समझते हैं ना, हींग। हींग भी भगवान की बनाई हुई है, आदमी ने नहीं बनाई। हींग के पहाड़ होते हैं, जैसे पत्थर के पहाड़ होते हैं ना, वैसे हींग के पहाड़ होते हैं। हींग वहीं से आती है। तो हींग है, जीरा है, अजवाइन है और देशी गाय का घी। अब इसके नीचे आता है धनिया। धनिया 2 तरह का है, एक सूखा और एक हरा। जब तक हरा उपलब्ध है आप खाइए, जब नहीं है तो सूखा खाइए, दोनों की क्वालिटी एक ही है। सूखे धनिये में कोई कमी नहीं आती। आपके मन में ये प्रश्न है ना, हरे पत्ते का धनिया में कुछ ज्यादा होगा, सूखे में कम, बिल्कुल नहीं है, दोनों में बराबर है। सूखने के बाद भी उसके गुणधर्म में कोई कमी नहीं। अब ऐसी पूरी लिस्ट है, मैंने तो आपको 5-7 बता दिया पित्त को कम करने के लिए क्या क्या। आपको पूरी लिस्ट है तो 108 है, 108 पित्त को खत्म करने के लिए रसोई में 108 चीजें हैं। वो पूरी लिस्ट देखनी है तो वो किताब है, आप ले लेना। एक स्वदेशी चिकित्सा किताब हमने बनाई है और एक बनाई है गंभीर रोगों की चिकित्सा, इसमें ये सूची है। और थोड़ी सी अष्टांग हृदयम के भाग 3 में भी है, भाग 2 में भी है, थोड़ी थोड़ी है। थोड़ा आगे बढ़े, कफ की सूची मैंने बताई आपको। कफ में सबसे अच्छी चीज है गुड़। गुड़ के बाद दूसरे नंबर पर है शहद। जैन है तो शहद मत खाइए, ये मेरी भी विनती है आपको, क्योंकि नहीं तो मैं पाप का भागीदार बनूंगा जो आपसे कहूं कि शहद खाओ, और मुझे तो मोक्ष में जाना है, तो पाप की गठरी क्यों ला दूं। तो आप जैन है तो बिल्कुल शहद मत खाइए। अजैन है माने जैन नहीं है तो आप कोशिश करिए कम से कम खाएं, ना खाएं तो और भी अच्छा, क्योंकि अपने पास शहद का विकल्प है गुड़। जब गुड़ ना रहे तब सोचें। इसी तरह कफ को कम करने की और क्या चीज है अपने रसोई में। कफ को कम करने की दूसरी जो सबसे अच्छी चीज बताई भागवत जी ने वो है सौंठ। सौंठ, सौंठ का ही एक दूसरा रूप है अदरक। अदरक से अच्छी है सौंठ।
कारण क्या है? अदरक जब सूख जाता है तभी सोंठ बनती है, और अदरक का सूखने के बाद गुण बढ़ जाता है। हाँ, ताजा अदरक है ना, उसका गुण जितना नहीं है, सूखे हुए अदरक माने सोंठ का गुण लगभग 100 गुना बढ़ता है। इसलिए सोंठ अदरक से हमें